25 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना टीका। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज सिर्फ हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी का शिकार हो चुका है। लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, कालकौलित हो चुके हैं। चाहे किसान हो, गरीब हो, दिहाड़ी मजदूर हो या फिर ऊंचे तबके पर बैठे ऊंचे रसूख वाले व्यक्ति हो, इस कोरोना ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इस कोरोना महामारी से आर्थिक रूप से यदि किसी को नुकसान हुआ है तो संपूर्ण विश्व नहीं बल्कि भारत जैसे विकासशील देश के उन सारे तमाम रंगकर्मी कलाकार जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी नौकरी के लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया और थिएटर के माध्यम से ही समाज के दर्पण को मंच तक लाने का प्रयास किया है, वे लोग ही इस कोरोना का आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ा है। जो थिएटर से सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं। इसी कोरोना काल में मैंने एक रचना लिखी है, हमारी अपनी रचना है, एक कलाकार की वेदना है, संवेदना है, जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गौर फरमाएंगे, एक कलाकार का दर्द है। संघर्ष करते करते थक गया हूं, संघर्ष करते करते थक गया हूं, रात और दिन का फर्क भूल गया हूं। संघर्ष करते करते थक गया हूं, रात और दिन का फर्क भूल गया हूं। रोटी के वृत्त में घूमती जिंदगी, इंसानियत का मतलब भूल गया हूं। रिश्तों के बाजार में तोल मोल कर रहे व्यापारी, भावनाएं मर गई, जर पड़ गया भारी। फूलों के शहर में कांटे ही कांटे उग आए हैं, अब तो अपनों का मान भूल गया हूं। कभी था मैं भी शायर। दोस्तों, अब तो मैं लिखना भूल गया हूं। जी हां, ये दर्द एक कलाकार का है, एक लेखक का है, एक कवि का है। यदि ये मेरी कविता संवेदनशील व्यक्ति सुनेंगे तो शायद कलाकार के दर्द को समझ पाएंगे। जैसा कि ज्ञात है आपको, कलाकारों को किसी भी तरीके का आर्थिक अनुदान न भारत सरकार ने दिया है और न बिहार सरकार ने दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये 5 साल जो गुजर जाते हैं सांसदों और विधायकों को अपनी कुर्सी बचाने की जुगाड़ में, और फिर अगले चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है और बाकी जो जात पात का जो सिलसिला है, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। दबंग और दलित, इन नेताओं ने पहले तो हमारे देश में 2 ही जातियां, 2 ही धर्म के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, हिंदू या मुसलमान। लेकिन दोस्तों, इन नेताओं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमें जातियों में, वर्गों में, वर्णों में बांट दिया है। किसी को दलित बना दिया है, किसी को महादलित बना दिया है, किसी को पिछड़ा बना दिया है, किसी को अति पिछड़ा बना दिया है, किसी को स्वर्ण बना दिया है। ये सब आप सब जानते हैं और इसी के बाद ये कुर्सी पाने के लिए इन नेताओं ने किया हुआ है। आज जिस तरह से हमारे देश में
आग लगी हुई है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबंग, स्वर्ण, ये क्या है? संपूर्ण देश में ये आग लगी हुई है। हर जगह, हर महीने, हर साल आप सर्वेक्षण करके देख लीजिए कि एक महीना में कितनी लड़कियों का बलात्कार किस राज्य में, किस जिले में, किस गांव में कितना हो रहा है। जब आप सर्वेक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा यदि बलात्कार 2020 में यानी इस वित्तीय वर्ष में भी हुआ है तो वो हुआ है दलितों का, दबंगों का नहीं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि दलित की बेटी का ही बलात्कार क्यों होता है और कौन करता है? दबंगों की बेटियों का बलात्कार क्यों नहीं होता और कौन नहीं करता है? मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूं। दलित की बेटी का बलात्कार इसलिए होता है कि वो गरीब होता है, उसके पास जोतने के लिए खेत नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं होता है। उसकी बेटियां जंगलों में घास काटने जाती हैं, खेतों में फसलें काटने जाती हैं। तो किसका फसल काटने जाती है? गांव में रहने वाले दबंगों का काटने जाती हैं। यदि मैं उन दबंगों की जाति का यहां वर्णन करूंगा तो मैं विवादित हो जाऊंगा। आप सब जानते हैं कि उन दबंगों में कौन कौन सी जाति पूरे देश में सबसे ज्यादा दबंग है और कौन सी जाति सबसे दलित है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं। इसका वर्णन करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि मैं एक कलाकार हूं। जैसे मैं जातियों का वर्णन करूंगा ये दबंग मेरे सामने आ जाएंगे और भला बुरा कहने से मुझे, मेरी आलोचना करने से ये कतई बाज नहीं आएंगे। इसलिए मैं अपनी संवेदना, अपनी अभिवेदना, अपने विचार इस तरीके से दे रहा हूं कि आप सब समझें। और यदि दलित भाई बंधु मेरी बात सुन रहे हो तो आप इस बात को समझें और एकजुट हो, अपनी ताकत, अपने अधिकार को बाबा राव भीमबेडकर के उन विचारों, उन आदर्शों को अपनाकर एक हो और मशाल को जलाकर इन दबंगों के दमनकारी नीतियों का जोरदार विरोध करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र के माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, जनमत संग्रह कर सकते हैं और सत्ता के गलियारों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इन दबंगों से लड़ने का एक ही माध्यम है, संवैधानिक तरीके से उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक कलाकार का दर्द, एक कलाकार की संवेदना मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्ते।